जय भीम दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल इन अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। मैं हूं चरण सिंह और आज हम बात करेंगे वॉल्यूम 7 के इंट्रोडक्शन की। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉल्यूम 7 इट सेज, जिस प्रकार अपने जीवन का खतरा उठाते हुए माँ अपने शिशुओं की देखभाल करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम प्रदान करने के लिए मन बनाना चाहिए। उसे संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। ऊपर नीचे और उस पार सभी के लिए उसके मन में घृणाहीन और शत्रुता रहीन अबाध प्रेम होना चाहिए। ऐसी जीवन पद्धति विश्व में सर्वोत्तम है, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। इस वॉल्यूम 7 में बुद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट है। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉल्यूम 7 दिस पर्टिकुलर पार्ट इज बीइंग पब्लिश्ड। अगर हम वॉल्यूम 7 के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं तो इसका टाइटल प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। ये पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। और सो फॉर माय पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न, देन मुझे लगता है हर उस इंसान को ये वॉल्यूम 7 पढ़ना चाहिए, दोज आर इंटरेस्टेड इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वॉल्यूम 7। और आज जो जो करंट टाइम है उसमें तो और भी ज़्यादा रिलीवेंस है वॉल्यूम 7 का। तो पार्ट 1 का जो टाइटल है वो है प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। ये वॉल्यूम 7 का अगर थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 7 बुक्स लिखने की एक प्लानिंग की थी। तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो 7 बुक्स नहीं लिखी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, जो भी इसका पब्लिशर रहा है, उसने वो सारा कंटेंट वॉल्यूम 7 में पब्लिश किया। इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में चैप्टर का टाइटल है प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। डॉक्टर अंबेडकर क्रांति को और प्रतिक्रांति को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म। जब बुद्धिज्म फैल रहा होता है तो उसको क्रांति कहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब एक इसके अगेंस्ट प्रतिक्रांति होती है। और इस प्रतिक्रांति का जो रिलीवेंस है और इसी जो ये होता है, ब्राह्मणों की एक कोशिश रहती है अगेंस्ट द बुद्धिज्म, तो इसको प्रतिक्रांति कहते हैं। हम देख लेते हैं इसका स्टार्टिंग का पार्ट। उम्मीद है आपको क्रांति और प्रतिक्रांति का मतलब समझ में आ गया होगा। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म इज द क्रांति एंड अगेंस्ट द सेम व्हेन द ब्राह्मण्स वर trying to do something against the Buddhism, then this particular thing is known as Pratikranti और Counter Revolution। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि इस क्रांति और प्रतिक्रांति को समझने के लिए हमें भारत के प्राचीन भारत के इतिहास को जानना होगा। इसलिए उन्होंने इसका चैप्टर पहला रखा है इस कंटेंट को। वो कहते हैं कि भारत, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, वो इतिहास नहीं है। वो बेसिकली एक मनोरंजन का साधन हो गया। अब ये साधन क्यों हो गया मनोरंजन का, कि इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ ऐसे आलेख लिखे गए, व्याख्यान लिखे गए और इसको एक पौराणिक कथा के रूप में बना दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर इसी पार्ट में बात करते हैं, क्योंकि 4 वर्ण के बारे में डिस्कस हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में इसमें बात करते हैं कि अगर 4 वर्ण हैं तो जो देव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये सारे ये कौन थे फिर? अगर सिर्फ 4 वर्ण थे तो ये कहाँ से आए? तो डॉक्टर अंबेडकर इसमें इन सब टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ये तो होता है फर्स्ट पार्ट। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन शासन प्रणाली, आर्यों की सामाजिक स्थिति। जहाँ तक इसकी बात है तो ये बहुत कम पेजेस का एक डॉक्यूमेंट मिला था पब्लिशर को। तो उन्होंने आर्यों की जो सामाजिक स्थिति इसके बारे में डिस्कशन किया। तीसरा, अगर हम बात करते हैं गर्त में डूबा पुरोहितवाद। ये जो पुरोहितवाद है ये एक्चुअल में है क्या? जो राजाओं के पुरोहित होते थे, उनको राइट्स था सिर्फ ब्राह्मणों को, वही इनके पुरोहित बन सकते थे उस पर्टिकुलर टाइम में। तो गर्त में डूबा पुरोहितवाद का मतलब है कि इनके ब्राह्मणों की इतनी मतलब विलासिता और व्यभिचार था, सामाजिक और
दूसरी दृष्टि से हम उसको कह सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, कि इतना गर्त में चले गए थे कि इस पे इतना मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने टिप्पणी की है इस चैप्टर 3 में। इसका कुछ पार्ट मैंने इस नेक्स्ट स्लाइड्स में भी लिया है, उससे आप देख सकते हैं इसके टाइटल का महत्व। आगे बात करते हैं चैप्टर 4 की, सुधारक और उनकी नियति। अब जैसे ही ये गर्त में गया पुरोहितवाद, आगे बात होती है सुधारक और उसकी नियति की। ये चैप्टर 4 जो है वो बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। जो सुधारक है यहाँ पे वो और कोई नहीं है, लॉर्ड बुद्धा हैं, जिन्होंने जो 4 वर्ण थे उनके अगेंस्ट आवाज उठाई, इनक्वालिटी के बारे में उन्होंने उपदेश दिए, लोग उनके फॉलोअर्स बने, उनका मन परिवर्तन हुआ, और इसमें हर कास्ट के जो लोग थे वो इनके भिक्षु बने, और महिलाओं के लिए भी इन्होंने इक्वालिटी के बारे में कहा। तो यहाँ पे सुधार और उनकी नीति के बारे में बताया गया है। आगे जो हम बात करते हैं, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है इसी में, अगर हम चौथे की बात करें, इसमें ना कुछ ऐसी टर्म्स हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया था गंधर्व और ये सारे, तो यहाँ पे एक बात होती है कन्या की। कन्या का जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और यहीं पे एक फैक्ट और है कि जो हिंदुओं में 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या स्टोरी रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। आगे बात होती है बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन, दैट इज फॉल एंड डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। क्या कारण रहे इसके अवनति के और पतन के, इसके बारे में बात होती है। तो इसमें एक चीज का और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, दूसरे देश में विजिट पे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि रियल सेंस में अगर हम देखें कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से हैं, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ। और इफ यू लुक एट द करंट सिनेरियो, तो ये भारत को छोड़ के जितनी दूसरी कंट्रीज हैं, जब ये फैला, यानी कि जब ये आया सुधार और उसकी नियति का, तो चाइना से लेके म्यांमार, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ये इतनी सारी कंट्रीज हैं जिसमें आज भी बुद्धिज्म फैला हुआ है और लोग इसको मानते हैं। बट जहां से ये स्टार्ट हुआ भारत, इसमें लगता है कि लोगों के मन में भी याद नहीं है कि बुद्धिज्म नाम की कोई चीज है। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया कि इसकी अवनति कैसे हुई, इसका डिक्लाइन कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसका फॉल क्यों हुआ। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर इन दोनों के रीजन अलग अलग बताते हैं, अवनति और पतन के, तो इसके चैप्टर 5 में इसके बारे में बात की गई है। और जहां तक इसके पतन का कारण है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो मुसलमानों ने आक्रमण किए उस वक्त पे इसका डेक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। अगर हम देखते हैं, एक वर्ड है बुत, बुत, जिसका मीनिंग है, ये एक अरेबिक वर्ड है बुत, और इसका ये अरेबिक शब्द है, इसका मीनिंग है मूर्ति। तो ये जो है बुत, ये एक तरीके से बुद्धिज्म का ही, बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो मुसलमानों का जो आक्रमण रहा उसकी वजह से ही इसके में काफी इसका डेक्लाइन हुआ, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। एक टर्निंग पॉइंट आता है चैप्टर 6 में, ब्राह्मण साहित्य। ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए जो इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन ए स्पेसिफिक कास्ट, बट वी हैव टू बी न्यूट्रल व्हाइल रीडिंग ऑल दीज फैक्ट्स इन चैप्टर 6। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ब्राह्मण साहित्य। डॉक्टर अम्बेडकर इसमें बात करते हैं, 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को। और जो 6 साहित्य हैं उसमें सबसे पहले है मनुस्मृति। मनुस्मृति की बात होती है। दूसरा इसमें लिटरेचर है गीता का। तीसरा है शंकराचार्य का वेदांत। चौथा इसमें महाभारत, फिर है रामायण, और लास्ट इसमें पुराण। ये 6 पे डॉक्टर अम्बेडकर की रिसर्च है इस चैप्टर में। और ये ब्राह्मण साहित्य का ऐसा लिखा गया है कि जब पुष्यमित्र संघ थे उसके बाद बड़ा इसका मतलब इसका हम कह सकते हैं कि राइज हुआ। ये सारे जो साहित्य हैं उस टाइम लिखे गए और उसके बाद लिखे गए। उसके बाद आता है, जैसे ये साहित्य आया, अब देखिए नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है ब्राह्मणवाद की विजय, राज हत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म। इसमें मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ब्राह्मणिज्म की विजय हुई किन पे, जैसे राज हत्या, इट इंडिकेट्स किलिंग ऑफ किंग्स, यानी कि इनके यहाँ पे पुरोहित होते थे,
जैसे 3 नंबर पे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे राजाओं को मारा गया लार्ज स्केल पे, और ये यहाँ से एक रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 7 में। इस डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी। अब जहां तक कंटेंट की बात है, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, गर्त में डूबा ब्राह्मणवाद, उसका कुछ कंटेंट आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस कंटेंट, जस्ट यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू मे प्लीज गो थ्रू इट। बट एक पॉइंट जरूर इसको कंपाइल करने के लिए मैं कहूँगा, गर्त में डूबा पुरोहितवाद या ब्राह्मणवाद इसलिए था कि उस वक्त पे कोई रिलेशन नहीं था इन द सेंस ऑफ मैरिज। एक पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था, उसका एग्जाम्पल है वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उसे विवाह किया, मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया, और जहनु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया। इतना ही नहीं, सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया। बाकी कंटेंट आप देख सकते हैं। Hope you like the content of the video. You please do like the same, and you can share among other groups, and please subscribe the channel. Ambedkar's writing and speeches से जुड़ने के लिए thank you so much. मिलते हैं next part of the same volume में. Thank you so much again.